मेरी बेवा माँ से कोई शादी ना करता। फिर माँ ने चाचू पर ऐसा जादू किया। फिर चाचू ने अपनी बीवी और 4 बच्चों को तलाक दे दी और मेरी माँ से निकाह कर लिया। जब मेरी शादी हुई तो मेरा शोहर मुझे बहुत मारता और जलील करता। तब अम्मा ने मुझे एक गोली दी और कहा, इसे शरबत में घोलकर शोहर को पिला देना। इसी गोली से मैंने तुम्हारे चाचू को काबू किया था। अब देखो कैसे दुम हिलाता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता है। मैंने वो गोली अम्मा से लेकर शरबत में डालकर शोहर को पिलाई तो मेरा कलेजा फट गया। जब मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन होने के नाते अम्मा के बहुत करीब भी थी। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरी खाला के बेटे के साथ तय हो चुका था और पूरे खानदान को पता था कि मेरी उसी के साथ शादी होने वाली है। लेकिन जब मेरा बाप बीमार हो गया तो मेरी खाला और सब रिश्तेदारों ने हमसे आंखें फेर ली। अब्बा के बीमार होने की देर थी कि सबकी असलियत हम पर खुल गई थी कि कौन हमारा सगा है और कौन नहीं। वो वक्त हम सब घर वालों पर बहुत भारी था क्योंकि मेरा बाप घर का वाहिद कफील था और वो ही घर चलाता था। मोहल्ले वालों ने थोड़ा बहुत हमारा साथ दिया था, वरना तो रिश्तेदारों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया था कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। हमने सरकारी अस्पताल में अब्बा का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत में अब्बा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ अरसा बीमार रहकर मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाप के मरने के बाद भी मेरी माँ को उम्मीद थी कि शायद मेरी खाला अभी भी मेरे सर पर हाथ रख लेंगी और मुझे अपनी बहू बना लेंगी, मगर उनको तो जैसे मौका ही मिल गया था। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये रिश्ता तोड़ दिया। तब मैं 22 बरस की थी। खाला ने पूरे खानदान में मेरे बारे में अजीबो गरीब की बातें फैला रखी थी ताकि लोग उन्हें रिश्ता तोड़ने पर इल्जाम ना दें। नतीजा ये हुआ कि फिर खानदान में से किसी का भी रिश्ता मेरे लिए न आया। इस सूरत हाल ने मेरी माँ को बहुत परेशान कर दिया था। वो लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी थी और मैंने भी कुछ बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी। मगर मेरे एक चचा थे जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे भी थे। वो अक्सर हमारे घर आने लगे थे। चचा जब भी हमारे घर आते बहुत सा फल फ्रूट लेकर आते और जाते वक्त मेरी अम्मी को 5,000 का नोट देकर जाते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन तो कयामत टूट पड़ी जब चचा ने अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और मेरी अम्मी से निकाह करने का पैगाम भेज दिया। मैं हैरान थी कि अम्मी ने चचा पर ऐसा क्या जादू किया है। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और अब मेरी अम्मी से निकाह करना चाहते हैं। खैर, मेरी अम्मी ने भी उनकी निकाह की दावत को कबूल कर लिया और मेरी अम्मी का चचा से सादगी से निकाह हो गया। अब हमारी जिंदगी काफी बेहतर तरीके से गुजर रही थी। चचा ही हमारे घर का खर्चा उठा रहे थे। मैं अब 24 साल की हो गई थी और अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। उन्हीं दिनों चचा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। वो एक सरकारी इदारे में जॉब करते थे और अब महीने में 3 दिन हमारे पास आते रहते थे। उधर अभी तक खानदान में से और ना ही खानदान से बाहर किसी ने मेरे रिश्ते का पूछा तक नहीं था। और ये सूरत हाल एक माँ के लिए किस कदर तकलीफ दे हो सकती है, एक बेटी बाखूबी समझ सकती है। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी और मेरी सारी की सारी सहेलियां और कजन वगैरह की शादी हो चुकी थी और सिर्फ मैं ही बची थी। कुछ दिनों पहले मोहल्ले की एक औरत मेरी माँ के पास आकर बैठी थी और उसने माँ को एक मज़ार पर जाने का मशवरा दिया, जहाँ पर जाकर 40 दिन रहा जाए और मन्नत मांगी जाए तो हर मन्नत पूरी होती है। मैं इन मज़ार और इन मन्नतों वगैरह की बातों को नहीं मानती थी, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी माँ को वहां जाने से रोक सकूं, मगर अम्मा ने वहां पर जाने का पक्का इरादा कर लिया था। तब अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी और उस मज़ार पर 40 दिन गुजारने के लिए चली गई। अम्मा के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया था। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई भी थे, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे ही सर पर थी। अम्मा को गए 5वां दिन था जब मेरा छोटा भाई अचानक खेलता हुआ बाहर से घर पर आया और मुझे कहने लगा कि आपा, मैंने अम्मा को देखा है। मैंने चौंक कर पूछा कि तुमने अम्मा को कहाँ देख लिया है? तब वो कहने लगा कि मैं जहाँ खेल रहा था वहां से मैंने अम्मा को गुजरते देखा था। मैं हैरान कि अम्मा तो 40 दिन के लिए चली गई थी, तो अब क्या वापिस आ गई हैं? और अगर आ गई हैं तो घर पर क्यों नहीं आई?
मैं काफी देर अम्मा का इंतजार करती रही कि शायद वो घर वापस आ जाए, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी गुजर गई। अम्मा वापस नहीं आई थी, तो मुझे लगा शायद मेरे भाई को गलत फहमी हुई होगी। अम्मा ने जाते हुए अपने कमरे को भी ताला लगा दिया था। अब एक ही कमरे में हम सब बहन भाई रहते और सोते थे, और इस बात का मेरे चाचू को भी नहीं पता था। कभी मोहल्ले में से कोई आता और मेरी माँ के बारे में सवाल करता, तो मैं फौरन से बहाना बना देती कि अम्मी छोटी खाला के यहाँ रहने के लिए गई हैं। मैं गिन गिन कर दिन गुजार रही थी कि कब मेरी माँ वापस आए, और आखिरकार 40 दिन पूरे हो गए। जब अम्मा घर पर वापस आई तो अम्मा को देखकर एक लम्हे को तो मैं पहचान ही नहीं पाई। अम्मा की तो जैसे काया ही पलट गई थी। उसकी रंगत पर भी काफी फर्क पड़ा था, और अम्मा का लिबास वो नहीं था जो कपड़े मैंने उसके साथ भेजे थे। मैंने मशकूक नजरों से अम्मा को देखा और कहा कि अम्मा ये सब क्या है। अम्मा कहने लगी कि मैंने कहा था कि मैं तेरा रिश्ता पक्का करवा कर रहूंगी, तो मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। मुझे समझ नहीं आया कि इस बात पर मैं खुश हूँ या नाराज हो जाऊं। बगैर मुझसे बात किए और चचा से पूछे बगैर अम्मा ने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया था, और मुझे अब बता रही थी। अम्मा कहने लगी कि तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे चचा से भी बात कर ली थी। उसे भी रिश्ते पर कोई इतराज नहीं है। उसने कहा है कि जल्दी से तेरी शादी कर दूं, और उसने मुझे पैसे भी भेजे हैं, और कल ही तेरे ससुराल वाले आ जाएंगे। तुम खुद अपनी आंखों से सब देख लेना और अपनी तसल्ली कर लेना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बैठे बिठाए अम्मा को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया था, जो वो खुशी से झूमती फिर रही थी। मैंने अम्मा का सूट केस खोलकर उसमें से कपड़े वापस अलमारी में रखना चाहे तो मैं चौंक गई, क्योंकि बैग में तो सारे नए कपड़े थे। ये सारे नए कपड़े अम्मा को किसने दिलाए थे? मुझे याद था कि जब अम्मा घर से जाने लगी थी तो उसके पास सिर्फ बहुत थोड़े से पैसे थे, जो बमुश्किल किराए के बनते थे। इतने महंगे मलबूसात हमने सारी जिंदगी नहीं देखे थे। मैंने उसी वक्त अम्मा को आवाज देकर बुलाया और पूछा कि अम्मा ये सब कहाँ से आए हैं। तब अम्मा कहने लगी कि तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर हैं, उन्होंने ही मुझे शगन के तौर पर ये सारे कपड़े दिए हैं। मुझे जाने क्यों अम्मा की बात का यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं चुप कर गई थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए तो उनके साथ लड़का नहीं था। हालांकि मैं उसे देखना चाहती थी कि किस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है। अम्मा ने कहा कि तू फिक्र मत कर, कि लड़का बहुत हैंडसम है और अच्छा खासा कमाता भी है, तुझे सारी उम्र खुश रखेगा। तो मैंने भी अपने दिल से हर किस्म के वहम को निकाल दिया और शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी में अभी कुछ ही दिन बाकी थे जब मैंने अम्मा को एक अजीब हरकत करते हुए देखा। अम्मा ने अपने पर्स में से कुछ मेडिसिन निकाली और पानी में मिलाकर पीने लगी। क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते पहले नहीं देखा था, इसलिए मैं दंग रह गई कि ये अम्मा क्या कर रही है। मैंने जाकर अम्मा से सवाल किया तो वो कहने लगी कि मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तेरी शादी हो जाएगी तब बताऊंगी। खैर मेरी शादी कौन सा दूर थी, कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैंने अपने निकाह पर ही अपने शोहर को देखा था, और ये देखकर मुझे खुशी हुई कि अम्मा ने मेरे लिए एक अच्छी शक्ल सूरत का लड़का पसंद किया था। जब मैं रुखसत होने लगी तो अम्मा ने मुझे गले लगाते हुए मेरी मुट्ठी में एक पुड़िया सी पकड़ा दी और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये वही है जिसे उस दिन मैं पानी में घोलकर पी रही थी। ये वही मेडिसन है जिसे मैंने शरबत में डालकर तेरे चचा को पिलाई थी, और तेरा चचा मेरा दीवाना हो गया था। इस पर पढ़ाई की हुई है। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। मैं दिल ही दिल में हैरान हुई कि भला ये कैसा तोहफा हुआ। तब अम्मा ने सरगोशी करते हुए कहा कि इसमें एक खास राज की बात है जो मैं तुझे कल बताऊंगी। तू बस इस मेडिसिन को किसी की नजरों में मत आने देना। मैंने ऐसा ही किया और जाकर वो मेडिसिन अपने सामान में छुपा ली। अगले दिन वलीमे के बाद मैं अम्मा से मिलने गई तो मैंने पूछा कि अम्मा वो मेडिसिन तुमने मुझे क्यों दी है और उसका क्या काम है मेरे पास। अम्मा कहने लगी कि उस मेडिसिन को तुम मामूली मत समझना। जब भी तेरे शोहर का तेरे साथ झगड़ा हो तो तुम उसको पानी में घोलकर ये शरबत बनाकर उसे पिला देना। फिर देखना वो कैसे तेरा गुलाम होकर तेरे आगे पीछे फिरेगा। शोहर को काबू में रखना बहुत जरूरी होता है, वरना औरत के कदम मजबूत नहीं रहते।
अम्मा कह तो ठीक रही थी और कह भी मेरे भले के लिए रही थी, इसलिए मैंने वादा कर लिया कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि वो बता रही है। वैसे तो मेरा शोहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे नहीं लगता था कि कभी हम में लड़ाई झगड़ा भी होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, गलती मेरी ही थी। मेरे शोहर ने मुझे कहा था कि मैं उसकी अम्मा को वक्त पर दवा दे दूं, क्योंकि अगर वो दवा ना खाए तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन मैं भूल गई और मेरी सास की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वापस आकर मेरा शोहर मुझसे बहुत नाराज हुआ और मुझ पर बहुत चिल्लाया भी। मैं भी उससे लड़ने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। होते होते हमारी लड़ाई काफी बढ़ गई और वो गुस्से में मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर चला गया। अचानक मुझे अम्मा की दी हुई वो मेडिसिन याद आई तो मैं खुश हो गई और जल्दी से वो पानी में घोलकर शरबत बनाया और अपने शोहर के घर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो आया तो मैंने मीठे लहजे में उसे मुखातिब किया और कहा कि गुस्सा ठंडा कर लें और ये शरबत पी लें। मेरे शोहर ने वो शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोककर उसे देखने लगी। अम्मा की बातें मेरे जहन में आने लगी और मैंने तो यही सोचा था कि शरबत पीते ही वो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगेगा, जैसे मेरा चच्चा मेरी अम्मी का गुलाम बन गया था। मगर जो हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो शरबत पीते ही एकदम से मेरे शोहर की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वो खांसने लगा और इतना बुरा हाल हो गया कि लम्हों में ही वो बेबस और बेहोश हो गया। उसको यूं देखकर तो मेरी चीखें ही निकल गईं। मैंने जल्दी से मोहल्ले वालों को आवाज देकर बुलाया और हम सब मेरे शोहर को अस्पताल ले आए। मेरे शोहर की तो अम्मा पहले ही से अस्पताल में एडमिट थी और अब मेरे शोहर को भी यहाँ लाना पड़ गया था। मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये मुझे किस किस्म की मेडिसिन दी थी कि जिसकी वजह से मेरे शोहर की हालत इतनी खराब हो गई थी। मैं सोच रही थी कि अम्मा को फोन करके जरा उसकी खबर लूं, मगर अचानक मैंने अम्मा को वहीं पर आते देखा। मैं हैरान हुई कि उनको किसने बताया कि हम यहाँ अस्पताल में हैं। मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी और शोहर तो मेरा कमरे में बेहोश पड़ा था। मुझे लगा कि वो मेरी ही तरफ आ रही हैं, लेकिन अम्मा मुझे देखे बगैर बिल्कुल सीधा चली गई। शायद वो यहाँ किसी और से मिलने आई थी, मगर किससे? मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं फौरन अम्मा के पीछे भागी कि देख सकूं कि वो यहाँ किससे मिलने आई हैं। और ये देखकर मैं हैरान रह गई जब अम्मा को मैंने अपनी सास के कमरे में जाते हुए देखा। मैंने जब अम्मा के पीछे जाकर देखा तो वो मेरी सास के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। हैरत वाली बात तो ये थी कि अम्मा को मेरी सास के बारे में किसने बताया है, क्योंकि मैंने तो उसे खबर तक नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अम्मा का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो मेरी सास से बातें करने के बाद बाहर निकली तो मुझे देखकर एकदम घबरा गई। अम्मा, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें किसने बताया? तब अम्मा कहने लगी, मुझे तो तेरी सास ने बताया था। तूने तो खबर देना भी गवारा नहीं की। अब अगर बेटी की माँ होकर भी मैं तेरी सास की अयादत को ना आती तो तुझे ही बातें सुनना पड़ती, इसलिए मैं उसकी अयादत करने आ गई थी। बात तो अम्मा की ठीक थी, मगर मुझे ये सारा मामला ठीक नजर नहीं आ रहा था। मुझे जाने क्यों कोई गड़बड़ का एहसास हो रहा था। खैर, अम्मा घर चली गई तो मैं अपने शोहर के पास आ गई, जिसकी तबीयत अब ठीक थी। डॉक्टर से कुछ देर बात करने के बाद मैं अपने शोहर को घर वापस ले आई। अगले दिन ही मेरी सास भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। इस दौरान मेरी माँ बार बार मुझे कॉल कर कर कहती रहती कि मैं अपने शोहर को अपने काबू में रखूं। मैंने जब अम्मा को बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, अब मैं उसे कैसे काबू करूं, तब अम्मा कहने लगी कि वो मेडिसिन खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब नहीं हुई होगी, क्योंकि एक दिन तेरे सामने मैंने भी तो वो पानी में घोलकर पी थी। जरूर तेरे शोहर की वैसे ही तबीयत खराब हो गई होगी। मुझे माँ पर शक होने लगा कि वो बार बार मुझे क्यों इसरार कर रही हैं कि मैं वही मेडिसिन अपने शोहर को शरबत में घोलकर पिलाऊं। मैंने कहा कि अम्मा, वो तो सारी मैंने एक ही दिन में उसे दे दी थी, अब तो मेरे पास वो नहीं है। तब अम्मा कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें दे जाऊंगी। आखिर मेरे माँ के दिमाग में चल क्या रहा था? वो क्यों चाहती थी कि मैं वैसा ही करूं जैसा वो कह रही हैं? मैं एक बार देख चुकी थी कि उस मेडिसिन की ही वजह से मेरे शोहर की तबीयत खराब हुई थी। अब मैं दोबारा ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच का पता चलाना भी बहुत जरूरी था कि मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अगले दिन अम्मा मुझसे मिलने आई तो कहने लगी कि पहले मैं तेरी सास की जरा अयादत कर लूं, वरना वो कहीं बुरा ना मान जाए।
میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ساس اماں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے اماں کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا دی جسے لے کر اماں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ماں نے آ کر مجھے پھر سے وہی میڈیسن دے دی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تو اسے کسی شربت میں گھول کر پلا دے، اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اب پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ میں نے اب صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اماں کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو اس میں کیا تھا؟ اماں کہنے لگی، ارے پاگل، وہ تو طاقت کی دوائی ہے، بس اس پر پڑھائی ہوئی ہے، یہ میڈیسن جسے بھی کھلا دو وہ آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جب میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے جو چیز کھائی ہے اس میں زہر تھا، اور اب آپ پھر سے وہی زہر والی میڈیسن مجھے لا کر دے رہی ہو تاکہ میں اپنے شوہر کو کھلاؤں اور اسے موت کے منہ میں لے جاؤں۔ آخر تم میرے شوہر کی جان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ میرا شوہر میرے پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اماں کے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے کہنے لگی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ میڈیسن تمہاری ساس نے دی تھی اور اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں آگے دے دی ہے۔ پہلے بھی اسی نے مجھے یہ میڈیسن دی تھی اور اب بھی اسی نے دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی ساس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کا سارا راز کھل چکا ہے، کیا آپ نے اس میڈیسن کے ذریعے میرے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ اور اب بھی میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا، تو وہ یہی چیز تھی کیا؟ اماں کہنے لگی کہ میں تو تیری شادی کی خاطر اس مزار پر 40 دن کے لیے گئی تھی، وہاں ایک دن یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ میری اچھی بات چیت ہونے لگی، تب میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں اس کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں، تب اس نے جھٹ سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا، اور اس میڈیسن کو دیتے ہوئے اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی اس کو شربت میں یا پانی میں گھول کر اپنے شوہر کو پلائے گی تو ان کے درمیان محبت بڑھے گی، اور عورت نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی تم سے آگے کہہ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں تمہاری ساس کا کیا مفاد چھپا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا ہے، آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد آپ کے اور آپ کے بچوں کے نام ہو جائے۔ آپ اب تک میری ماں بننے کا ناٹک کرتی رہی ہیں، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ سوتیلی تھی اور آپ نے سوتیلا پن دکھایا ہے۔ میری ساس نے چیخ کر کہا، ہاں میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، اور سوتیلی ماں کبھی سکی نہیں بن سکتی۔ میں اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں، میں چاہتی تھی کہ تمہیں کسی ایسے طریقے سے راستے سے ہٹاؤں کہ مجھ پر الزام نہ آئے، اسی لیے میں نے تمہاری بیوی کا سہارا لینے کا سوچا تھا، اسی طرح تمہاری بیوی کے سر پر سارا الزام آتا اور ہم لوگ بچ جاتے، تمہارے حصے کی دولت بھی ہم لوگوں کو مل جاتی۔ یہ تمہاری ساس ایک بہت ہی بے وقوف عورت ہے، لوگوں کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ اسے کسی بے وقوف نے مشورہ دیا تھا اور یہ مزار پر جا کر دن رات منتیں مانگنے لگی، تب میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، اس کو اپنی دوست بنایا، مہنگے مہنگے کپڑے دیے اور اپنی دوست بنا کر اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اس میڈیسن میں زہر ملا کر تمہیں دیا، اور یہ سارا کام میں نے ان دونوں ماں بیٹی کے ذریعے کروانا تھا تاکہ انہی پر الزام آئے۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا جھگڑا ہو جائے اور تمہاری بیوی تمہیں یہ میڈیسن کھلا دے، مگر تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تب میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تاکہ تم اس سے جھگڑا کرو، اور ویسا ہی ہوا، مگر آخر میں تم سے بچ گئی۔ میں نے آج پھر تمہاری ساس کو بلا کر یہ کام نپٹانے کا سوچا تھا۔ ساس کی زبانی یہ سن کر میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اور اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی میرا شوہر بھی مر جانا تھا اور مجھے سزا بھی ہو جانی تھی۔ میرے شوہر نے اپنا سامان اٹھایا اور مجھے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ لی تھی اور اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور میرے شوہر نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کا آغاز کیا تھا۔